at the institute. अच्छा, tell me, what is a company? कंपनी क्या है? कंपनी का बेस्ट डेफिनेशन कहाँ है? Ma'am, it is an artificial person created by law. वेरी गुड. इट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब पर्सन है. तो हु इज अ पर्सन? हु पर्सन को अगर आप साउंड हेलो हेलो, हु इज सेइंग समथिंग? मैम श्रुति बोल रही थी ना कि यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोग पास ईयरफोन भी नहीं है ना, इसलिए बोले थे रिकॉर्ड कर देने थोड़ा. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट वही है. बोल रहे. ओके. आवाज अभी आ रही है? मेरी आवाज आप लोग तो पहुंच रही है? हेलो हेलो. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम. ओके ओके, बस यही जानना था मुझे. तो कंपनी का डेफिनेशन बोला, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ. नंबर 2 इज क्रिएटेड बाय लॉ. हैविंग परपेचुअल सक्सेशन. सेपरेट एंटिटी भी होता है ना मैम? हाँ हाँ, यस. चौथा, इट हैज हैविंग सेपरेट एंटिटी. यस मैम, लिमिटेड लायबिलिटी. सेपरेट एंटिटी है ना, सेपरेट आइडेंटिटी. एंटिटी एक ही चीज है. ENTITY. एंटिटी बोल सकते हो, और हैविंग उसका मतलब है कि इसका आइडेंटिटी अलग है. फिर क्या बोला? वन एक और आंसर आया था मेरे पास. मैम, लिमिटेड लायबिलिटी. इट हैज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी. यस. मैम, कॉमन सील होता है. हाँ. कॉमन सील. एंड हैविंग अ कॉमन सील. common seal. These are the characteristics and definition as well as. Company is a person. ये एक पर्सन है. पता है बेटा, एज पर लॉ दो ही पर्सन होते हैं, एक नेचुरल एंड एक आर्टिफिशियल. As per law, there are only two types of person. One is natural, another is artificial. Natural person like you and me, an artificial person like a company. पार्टनरशिप का अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, who has left ज्योति, सिमरन, श्रुति. श्रुति ने कहीं और से ज्वाइन किया है क्या? किसी और के साथ वो शेयर कर रही है? ज्योति नहीं, हम लोग चारों एक ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट बेंच में हम और महिमा है, और सेकंड बेंच में श्रुति और तान्या है. ठीक है, मतलब सब लोग आप लोग हो यहाँ पर, है ना? ओके. हाँ. सो व्हाट आई एम सेइंग, पार्टनरशिप का डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस लिखा है, वहां पर भी पर्सन वर्ड लिखा है. तो एक क्वेश्चन आप पार्टनरशिप में लॉ में पढ़े होंगे, हु कैन बी अ पार्टनर? एक पार्टनर कौन हो सकता है? तो इसमें सिर्फ दो ही आंसर आता है. अ पर्सन कैन बी अ पार्टनर. हु कैन बी अ पार्टनर? अ पर्सन कैन बी अ पार्टनर. पर्सन बस दो ही हैं, एक नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, एक आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी. सो इस पे क्वेश्चन आता है क्या एचयूएफ पार्टनर हो सकता है? तो हम लोग बोलते हैं नो, एचयूएफ कानून की नजर में उसका अलग अस्तित्व नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं हो सकता. ओके ना, ये जस्ट हम एक रीजन वहां से रेफर कर रहे हैं पर्सन के लिए. तो कंपनी क्या है? एक पर्सन है, बट उसका जन्म कानून के द्वारा होता है. इट गेट्स इट्स बर्थ फ्रॉम लॉ, नॉट नेचुरली. ओके. कंपनी जो भी बनता है, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. प्लीज इसका मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परपेचुअल सक्सेशन? वेरी इजी, आप बोल सकते हो.
फास्ट बोलिए। परपेचुअल का मतलब क्या हुआ? I मैम think जो retirement मेंबर्स है वो डाई policy भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैम जो कंपनी है वो चलते ही रहेगा। परपेचुअल, यस यू आर वेरी करेक्ट। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, अनएंडिंग। कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा, इट हैज अ पर अनएंडिंग सक्सेशन, ये चलते चला जाएगा। मेंबर में कम, मेंबर में गो, शेयर होल्डर बनते हैं, शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर करके जा सकते हैं। कंपनी है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसका अस्तित्व अलग है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, तो कंपनी मेंबर के आने से, जाने से या डेथ से इसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it ना? It has a separate legal entity. Okay. So it has a perpetual succession. Next point says it has limited liability. कंपनी का liability limited होता है। Yes, ma'am. Means what? What sort of liability in comparison to others? Can you? I am just explaining it. If we have a partnership firm, क्या पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? देखो, पार्टनर्स सपोज ए बी सी डी, इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। अलग अलग को हम लोग पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, राइट ना? Individually they are known as partner, collectively they are known as partnership firm. But company, suppose there are shareholders, so many shareholders, X, Y, Z, P, Q, R are 6 shareholder of this company. कंपनी अलग है अपने मेंबर्स से, इनका अस्तित्व अलग है। मेंबर आया या गया, डेथ हुआ या फर्म को लीव किया, इसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं है, इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। तो इफ देयर इज एन एडमिशन, इफ दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म, एबीसी इसमें पार्टनर है, डी आया, पार्टनरशिप ब्रेक। पार्टनरशिप क्या है? जैसे पार्टनरशिप वर्ड को आप जानो, दिस इज अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप टूट जाता है जैसे ही कोई नया आता है या पुराना जाता है या डेथ होता है। एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होता है, रिलेशनशिप ब्रेक होता है। आप यूं कर सकते हो, पुराना रिलेशनशिप खत्म होता है बिटवीन द अमंग द पार्टनर्स, और एक नया रिलेशनशिप जो बचे हुए पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनमें बनता है, एक नया रिश्ता बनता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून के नजर में इसका अलग अस्तित्व है, अपने मेंबर से अलग। मेंबर आए गए रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? वी आर अगेन कंपेयरिंग इट विथ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, whereas in a company the liability of the firm partners are liability, limited liability. Suppose in a partnership firm the total outside liability is coming 50 lakhs and partners are unable to pay, partners payment करने में असमर्थ हैं, 50 लाख की देनदारी हो गई, इनको पेमेंट करना है, क्या करेंगे वो? पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं है, शॉर्टेज है, इंसॉल्वेंट हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म। तो दिस लायबिलिटी
partner's liability is shifted to personal liability. This is the personal liability, personal responsibility of each partner to bring money from their home. अपने घर से पैसा लाके वो देंगे. So it is known as unlimited liability. Unlimited liability का मतलब partners जैसे individual like proprietors also, partnership and proprietorship दोनों में liability of partners are unlimited. कोई भी देनदारी बाकी है तो उनको घर से लाके देना पड़ेगा. But it is not so in case of a company. In a company, the liability of each and every member or shareholder is limited. Liability limited. Got it? The liability limited है. Yes, कैसे ma'am. लिमिटेड है? इसका एग्जाम्पल कहाँ तक? अप टू व्हाट? लिमिटेड है अप टू व्हाट? एनी आइडिया? अप टू व्हाट? सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. राइट? इसके बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे. 1 लाख शेयर बहुत सारे शेयर होल्डर्स में बटा होगा. वी हैव, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, मिस्टर ए. A is a shareholder of 5,000 shares and paid up share capital is ₹50,000. 50,000 रुपए दे चुका है मिस्टर ए. मिस्टर ए 50,000 रुपए दे चुका है. टेल मी मिस्टर ए की कितनी लाइबिलिटी है? कहने का मतलब अगर कंपनी दिवालिया होता है, इंसॉल्वेंट होता है और 50 लाख की लाइबिलिटी चुकानी है कंपनी को विथ नो एसेट डूब चुका है, तो ए को कितना बोला जाएगा कि घर से आप लेकर के आओ? हाउ मच मनी शैल ए बी आस्क्ड टू ब्रिंग फ्रॉम होम? गॉट माय क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? टेल मी, any idea? He will be asked to pay 50,000 rupiah. He will be asked to pay any amount. I can take 25,000. He will ask say 10,000 rupees, or he will ask to bring nil. Ma'am, 50,000. Who is saying? कौन बोल रहा है? Ma'am, Simran. सिमरन. ओके. और बच्चे और कोशिश करो. वन आंसर इज 50,000. यू नो इट और बस अपने से अपना तुक्का लगाया गया है? एनी आइडिया? आप बोल दो नहीं पता मैम, हम बता देंगे. दिस कुड बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू. ओके मैम आप बता दीजिए. यस. लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर. ऐसे लिखेंगे, liability of each shareholder is limited to unpaid amount of calls. See, 10 रुपए का शेयर है. ए ने पूरा 10 रुपया दे दिया. उसकी लाइबिलिटी 10 - 10 = 0 पर शेयर. आई एम टॉकिंग अबाउट पर शेयर. 10 रुपए का शेयर है. ए ने मात्र अभी अगर 8 रुपए दिया है तो पर शेयर उसे अब 2 रुपए ही देने को कहा जा सकता है. अनपेड अमाउंट. लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स ओनली. गॉट इट? इन आवर एग्जांपल, ए के पास 5,000 शेयर था. उसने पूरा का पूरा 10 रुपया दे दिया है. Now nothing can be asked from him to pay for more, so he will pay nil. Got it? कंपनी डूब जाए, दिवालिया निकल जाए, करोड़ों करोड़ों का बकाया हो जाए कंपनी के सर पर, कंपनी अलग है, इसके मेंबर्स अलग हैं. कंपनी की लाइबिलिटी है, मेंबर्स की इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं है. इनसे आप उतना ही कॉल कर सकते हो जितना इन्होंने
वादा किया था शेयर खरीदने के समय कि पर शेयर मैं 10 रुपए दूंगा। अगर इसमें से वो 10 पूरा दे चुका है, कंपनी को करोड़ों रुपए का जरूरत है, कंपनी कैन नॉट आस्क दैट शेयर होल्डर। 10 में अगर वो 7 दिया है तो कंपनी कैन आस्क ओनली फॉर 3 रुपए पर शेयर। 10 में अगर 2 रुपए दिया है, कंपनी में आस्क ओनली फॉर ₹8। इज दिस क्लियर नाउ? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया आप? Yes, ma'am. ओके ना? Yes, ma'am. तो हमारे एग्जांपल में ए ने 50,000 शेयर पर 10 रुपए पूरा दे दिया था, पेड अप है, पूरा दे दिया था, तो ही विल नॉट बी आस्क्ड टू पे इवन अ सिंगल रुपी। नहीं बोला जा सकता। दिस इज सो इट इज अ सिक्योर्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या पार्टनरशिप से बेहतर है? प्रोप्राइटरशिप वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। प्रोप्राइटरशिप मतलब वन मैन आर्मी, सिंगल मैन, वन ओनर। बेस्ट, बेस्ट क्यों? डिसीजन अपना रहेगा, मैनेजमेंट अपने हाथ में रहेगा, प्रॉफिट पूरा अपना रहेगा, कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बेस्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, बट कंस्ट्रेंट है मनी का, कैपिटल का। अगर ज्यादा बड़ा रिसोर्सेस का, अगर ज्यादा बड़ा बिजनेस आप करना चाह रहे हो ह्यूज लेवल पर, तो यू नीड मनी, कैपिटल कंस्ट्रेंट, लिमिटेड कैपिटल आप बोल सकते हो। अपना कितना पैसा लगाओगे? लिमिटेड कैपिटल। तो पर्सन शिफ्ट टू पार्टनरशिप, कम से कम 50 तक तो आ सकते हैं। अभी हम 5 लाख से कर रहे थे, वी नीड मोर कैपिटल। अपने फ्रेंड को आप पार्टनर बना लिए, जितना पार्टनर रहेंगे उतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सो कैपिटल इज बेटर, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा जाती है, बट इसमें मैनेजमेंट स्प्लिट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर is with all partners. ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब ए बोलेगा लैंड खरीदना है, बी बोलेगा नहीं खरीदना है, सी बोलेगा लोन लेना है, डी बोलेगा नहीं लेना है। सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स। मोस्ट डिस्प्यूटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पार्टनरशिप। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट इसी में होता है। एंड वर्स्ट क्या है इन दोनों का? एक और ड्रॉबैक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर बिजनेस में पैसा डूबा, बकाया है, क्रेडिटर्स है, करोड़ों के क्रेडिटर्स है, या 10 रुपए का भी क्रेडिटर है, पार्टनरशिप फर्म में अगर पैसा खत्म हो चुका है, तो सारे पार्टनर्स को या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप को अपने घर भी बेचना पड़ सकता है। गॉट इट ना? और इसी बेनिफिट को, इन दोनों के बेनिफिट को मर्ज किया गया यहाँ कंपनी में। यहाँ पर कैपिटल, ह्यूज कैपिटल, रिसोर्सेज बहुत हैं, बट लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर। तो सबसे अच्छा फॉर्म हो गया ना? कैपिटल कंस्ट्रेंट भी नहीं रहा, बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो कैपिटल काफी ज्यादा है, बल्कि इसमें लिमिटेशन भी नहीं है। कितने मेंबर्स हो सकते हैं कंपनी में? कोई बताएगा? एनी आइडिया? हाउ मेनी शेयरहोल्डर्स कैन बी इन अ कंपनी? तो आप बोलोगे कि मैम कंपनी 2 प्रकार की होती है। Yes, ma'am. Private and public. एक प्राइवेट और पब्लिक। Ma'am, और नंबर? private हाँ बोलो। कंपनी में मिनिमम नंबर होता है 2 हाँ, और मैक्सिमम में भी 100 और 200 होता है। 200। ठीक है। पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहता है 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। अनलिमिटेड। तो कैपिटल चाहिए, आप शेयर इशू करते जाओ, ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दो, ठीक है ना? तो वो कैपिटल का कहीं टेंशन ही नहीं रहता। इफ वी आर हैविंग पब्लिक कंपनी, तो स्काई इज द लिमिट। आप जितना भी बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके ना? और बढ़िया बात ये है कि जो मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। सपोज एक मिस्टर ए है, वो सिर्फ 1 शेयर खरीदता है, ही परचेज ओनली 1 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो उसे 10 रुपए ही देने हैं। He cannot be asked to pay more, not even a single rupee.
गॉट इट, पर शेयर, यहाँ लाइबिलिटी इज पर शेयर लिमिटेड, ठीक है। 50, अगर ए ने 1 लाख शेयर लिया है तो 1 लाख इंटू 10, और एक बार वो दे चुका है, अगर he will never ever be asked to pay it again, फिर उसे पेमेंट करने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा। गॉट इट ना, थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने कंपनी से रिलेटेड की यहाँ पर, तो कंपनी का कुछ डेफिनेशन क्लियर हुआ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम लॉ की बात कर रहे हैं। सिंस इट इज अ पर्सन, इट कैन एंटर लाइक यू एंड मी, कंपनी हर तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट विच आर क्या बोला जाएगा, विच आर रिटन और विच आर ग्रांटेड अंडर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। जो उसने जिस चीज के लिए कंपनी को बनाया गया, जिस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया है, उस पर्पस के लिए कंपनी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो आप और हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। कंपनी की शादी नहीं हो सकती, सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आ रहा है ना सब, कंपनी चलते चला जाएगा, कोई आए जाए रहे ना रहे। हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी इतना बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी के नाम के अंत में क्या लिखा रहता है, लिमिटेड वर्ड। सी, हम आपको एग्जांपल दे रहे, ए कंपनी और ए लिमिटेड, विच वन इज अ कंपनी? कंपनी वर्ड लिखने से कंपनी नहीं होता, लिमिटेड वर्ड लिखने से ही कंपनी होता है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ऐसे लिखेगा। इन दोनों नाम में दिस इज अ पब्लिक कंपनी एंड दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस समझ में आ गया। बट द लिमिटेड वर्ड आप बोलो कि इसका एक सरनेम है जो जुड़ा होना ही होना है। अगर कंपनी है, कंपनी का पहचान है, उसके नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड रहेगा। If it is a public company, then name with limited word, private company name with 2 words, ऐसे भी लिख सकता है, A private limited, A means name, ठीक है, any name, Shri Shakti private limited, it can be a name of a company, right, any name, but if it is private, P word रहेगा, अगर private नहीं है, public है, तो direct name रहेगा। Got it? So we are in now unit 1. There are so many types of company, एक बड़ा सुंदर सा एक सर्कल दिख रहा है, so many types of company, अब इसी से go through करना है। We will start, अभी आएगा अपने को, and कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे जाके आएगा। क्या क्या चीज होती है? 5 चीजें होती है बेटा। नंबर 1 इज प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग शायद लिखे भी थे। नंबर 2 इज बैलेंस शीट। नंबर 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 इज, कोई बताएगा, इसमें 4 नहीं लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एंड नंबर 5 इज नोट्स। ठीक है, इसी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे जाकर के। इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं। मीनिंग में कंपनी का डेफिनेशन यहीं पर आएगा। ये देखो, Lord Justice Henry has defined it is an artificial person created by law with a perpetual succession and a common seal. Separate legal entity यहीं से आ जाता है, perpetual succession है, आने जाने, किसी के भी आने जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। It has a perpetual succession, okay ना? आगे बढ़ते, salient features. It is an incorporated association. हम लोग characteristics of a company पढ़ रहे हैं। Created by law, आपको और हमें ईश्वर ने बनाया, कंपनी को कानून ने बनाया, ठीक है, थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके ना, कंपनी और उसका मेंबर अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी, चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैज अ कॉमन सील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमन सील? सपोज आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से, रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑथराइज कर रहा है, तो यहाँ पर वो सिग्नेचर करेगा। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर, तो एक पेपर पे दोनों ने सिग्नेचर पुट करना है। कंपनी के हाथ पैर नहीं है बेटा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो हाउ कैन अ कंपनी ऑथराइज इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स? कंपनी कैसे अथॉरिटी देगा? तो स्टैम्प होता है,
गोल इस तरीके का एक स्टैंप रहेगा, इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ रहेगा गोल में या कैसे भी, बट जनरली सर्कल में ही रहता है। तो दिस इज अ स्टैम्प ऑफ द कंपनी। जिस पेपर पर लग गया और डायरेक्टर का सिग्नेचर हो गया, वह डॉक्यूमेंट ऑथराइज हो गया कंपनी के द्वारा। इन ऑर्डर टू एनेबल टू साइन इट्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे साइन करेगा कंपनी? सपोज बैंक से लोन ही लिया तो बैंक बोलेगा ना आप सिग्नेचर करो, आप ही लोन दोगे तो आपको बोलेगा बैंक के सिग्नेचर करो। कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगा? तो कंपनी के बिहाफ में उसके डायरेक्टर सिग्नेचर करेंगे, उस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का सील लगा रहेगा, स्टैंप लगा, जैसे जैसे हम ही लोग स्टैंप लगाते हैं ना, रश्मि मैम का स्टैंप है या आरएससी का स्टैंप है, तो उस सेम वे में स्टैंप लग के डायरेक्टर साइन करेगा। दैट स्टैंप इज नोन एज कॉमन सील। ऑल सच डॉक्यूमेंट, बट इट मस्ट बी साइन बाय 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, इसको साइन करना जरूरी है। ओके ना, लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आ गया? यस ओके, मैम। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यस। अब देखो फिर से प्रोपराइटर, मिस्टर ए ओनर है, मिस्टर ए मैनेज भी कर रहा है, दोनों इसी के पास, ओनरशिप भी इसी के पास है, मैनेजमेंट। प्रोपराइटर मतलब 1 मैन आर्मी। ठीक है, इवन इन पार्टनरशिप 4 पार्टनर है, सपोज ए बी सी डी, तो ये चारों मिलके मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कंपनी में देयर कैन बी ह्यूज मेंबर्स शेयर होल्डर्स, देयर कैन बी 1000 शेयर होल्डर्स और 1 लाख और 1 करोड़ शेयर होल्डर्स। बट मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? मैनेजमेंट इन फ्यू मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। कंपनी हो सकता है इट इज इन मुंबई बेस्ड, मुंबई में एचओ है कंपनी का, बट वी आर द शेयर होल्डर, हम लोग यहाँ शेयर खरीदे हुए इस कंपनी का, वी आर द ओनर, बट वी आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट। तो देयर इज स्प्लिट, डिस्टिंक्शन हो गया। ओनरशिप बहुतों के पास है, मैनेजमेंट थोड़े से लोग के पास है, दे आर नोन एज डायरेक्टर्स। ओके ना। नेक्स्ट, कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन, वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी को। कंपनी डज नॉट, ये वोट नहीं कर सकता, इट हैज अ लीगल एंटिटी बट इट डज नॉट एंजॉय द सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज एज एंजॉयड बाय नेचुरल पर्सन, नेचुरल सिटीजंस। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, shares are easily transferable from one shareholder to the next new member except in private company में कुछ लिमिटेशन है। कुछ क्या, प्राइवेट कंपनी के शेयर तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी, 100% कंपल्सरी। बुक्स ऑफ अकाउंट रखना ही पड़ेगा कंपनी को मेंटेन करके, चाहे वो आप हार्ड कॉपी में रखो या पेन ड्राइव में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में रखो, बट प्रिस्क्राइब सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एंड दैट आर मैंडेटरी इन नेचर, अदरवाइज पेनल्टी अट्रैक्ट करता है। क्यों ऐसा है? वेरी इजी, इवन बुक्स ऑफ अकाउंट रखना नहीं, उनका ऑडिट भी कराना है, ऑडिट बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरी ईयर कंपनी ऑडिट मस्ट है एक कंपनी को कराना बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पर। क्यों, वाई बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है, वाई ऑडिट जरूरी है? रीजन इज पॉइंट नंबर 6, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स कौन है? अभी हम लोगों ने बात किया, ओनर्स ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकते हैं। ओनर्स का पैसा यूज कर रहा है मैनेजमेंट, थोड़े से लोग, 8-10 लोग जो डायरेक्टर हैं, सपोज देयर इज मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए, सपोज देयर आर 8 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, 8 डायरेक्टर हैं, करोड़ों करोड़ रुपए शेयर होल्डर से उन्होंने मंगवाए हैं, शेयर इशू किया है, तो उन पैसों का वो क्या कर रहे हैं? They are investing, of course, they are purchasing assets, they are investing in new projects, etc. लेकिन ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा? तो इस चीज के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है, और सिर्फ मेंटेन ही नहीं करना, उनका पीरियोडिकल ऑडिट भी कराना है बाय
बाय एन, एक वर्ड हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब जो बाहर से आता, आउटसाइडर है, वो वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, स्टाफ नहीं है, उन्हें सैलरी नहीं मिलता है, उन्हें रेम्यूनरेट किया जाता है, तभी वो बिना किसी दबाव के सच्ची बात को ओनर तक पहुंचाता है। अगर फ्रॉड है तो वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं घपला हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, इसको आप, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वो काम नहीं कर रहा, वो ओनर के लिए काम कर रहा है, ओनर उसे अपॉइंट करते, लिखा है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हु अपॉइंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। देखो दिस इज रिटन, ठीक है, ही इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, और वो रिपोर्ट भी शेयर होल्डर को करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं करता, कि ये चीजें हैं, ट्रू एंड फेयर है, सब चीज सही चल रहा है, या अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ कहीं फ्रॉड हो रहा है तो वो इस चीज का रिपोर्टिंग शेयर होल्डर तक करता है। तो पॉइंट नंबर 9 and 10, आई थिंक दिस इज क्लियर। दिस इज कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड पीरियोडिक ऑडिट। पीरियोडिक मतलब साल में एक बार, 2 बार नहीं, पीरियड मीन्स वंस इन अ ईयर। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसको बोलते हैं, कंपल्सरी ऑडिट, दिस इज कंपल्सरी ऑडिट, बहुत कंपल्सरी है। चलिए, अब एक और राइट्स है शेयर होल्डर को, आरटीआई एक्ट के अंदर बोलो, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कोई भी शेयर होल्डर प्रिस्क्राइब फी दे करके कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कंपनी का बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है डायरेक्टर से, पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग एंड थ्रू पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। क्योंकि सी, मिस्टर ए अगर 2 लाख रुपए उस कंपनी में लगाया है, डायरेक्टर्स को दिया है, डायरेक्टर्स के पैसे को यूज कर रहे, तो ए इज द ओनर, ए हैज राइट टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज कंपनी। क्या कंपनी ए की है? यस, कंपनी ए की भी है, कंपनी हर शेयर होल्डर की है। अगर 2 लाख शेयर होल्डर हैं और आई एम ऑल्सो शेयर होल्डर, ओनर ऑफ ओनली 1 शेयर, अगर हम एक शेयर भी खरीद रहे हैं, I am the one of the owner of the company. I have equal right as other owners. Got it na? So these are the salient features of a company. Got it? Is it okay? फिर हम लोग टाइप्स ऑफ Yes, कंपनी ma'am. में आएंगे। Yes, ma'am. समझ में आ गया? ये पॉइंट्स एक बार घर में पढ़ेंगे, ठीक है? ये सब बेसिक्स है कंपनी का। चलिए आते हैं, अब कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले बोलता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई है भाई, गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई है, या शेयर उसके कम से कम 51% ऑफ पेड अप। इसको हाईलाइट कर लेना बेटा, देखो सीपीटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता था 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, कि गवर्नमेंट कंपनी को कम से कम कितना शेयर खरीदना पड़ेगा, तो कहता है कि 51% ऑफ, और ये भी देख लो, ये पेड अप है, ऑथराइज्ड नहीं लिखा है, सब्सक्राइब नहीं लिखा है, कॉल्ड अप नहीं है। 51% of paid up share capital of any company is held by या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों का मिला के, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, या उसकी सब्सिडियरी कंपनी। तो सच कंपनी इज नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी। सपोज करते हैं, वी टेक एन एग्जांपल, सी दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। शेयर कहाँ रहेगा? शेयर यहाँ पर रहेगा ना, सपोज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, दिस इज पेड अप कैपिटल, ओके ना? और इसमें इसके जो शेयर होल्डर है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर लिस्ट में, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 25,000 शेयर है, वी टेक अनदर यूपी गवर्नमेंट के पास 30,000 अगर शेयर है, चलिए कितना हो गया टोटल मिलाकर के? 55,000 शेयर्स। तो ये कौन सी कंपनी हुई जिस कंपनी का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं? वट एवर बी द नेम ऑफ दिस कंपनी विल बी नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी इफ मेजोरिटी ऑफ द पेड अप शेयर इज हेल्ड बाय ईदर अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ले, अकेले
स्टेट गवर्नमेंट ले या दोनों मिलाकर के लिए, या 2 3 4 भी हो सके, आसाम भी है, झारखंड भी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब मिलाकर के 51% से ज्यादा अगर शेयर होल्ड करते हैं, such a company is known as a government company. Got it? ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी जो फॉरेन में बनी, इंडिया में नहीं बनी, जिन कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ, जिनका इनकॉर्पोरेशन हमारे इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में नहीं हुआ, किसी दूसरे देश की कंपनी, किसी दूसरे देश में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इंडियन कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, किसी और कंपनी देश के कंपनीज एक्ट में उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो आप ये पूछोगे फिर मैम इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए हमारे कंपनीज एक्ट में इनको क्या डिफाइन किया गया है, बना बाहर बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, काम यहाँ कर रहा है, ब्रांच यहाँ डाला हुआ है, प्रोजेक्ट्स यहाँ चला रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ है, या तो खुद से, या तो अपने एजेंट, या तो पर्सनली फिजिकली यहाँ पर एक ब्रांच का ऑफिस है जो दिख रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन नेट क्या बोला जाता है, ईमेल एटसेट्रा, ओके, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। बना बाहर जापान की कंपनी है लेकिन अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो अंडर आवर कंपनीज एक्ट वी कॉल देम फॉरेन कंपनी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? तो सेक्शन 268 कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है, प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के जैसे बायलॉज होते हैं आप बोल सकते हो, ओके। दो चीज होता है, एक एमओए होता है, एक एओए होता है। एमओए मेमोरेंडम ऑफ, आई थिंक ये सारे कुछ आप लोग पढ़े होंगे लॉ में, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टॉक्स अबाउट इट्स बायलॉज ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो बाय इट्स आर्टिकल्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करता है, देयर आई थिंक three restrictions, okay, 1 2 3, okay। Number 1 restriction is, see, right to transfer a share, इसके शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड लिमिट्स इट्स मेंबर्स अप टू 200, 200 से ज्यादा इसके मेंबर नहीं हो सकते, एक्सेप्ट 1% कंपनी। 1% कंपनी भी आप पढ़े होंगे, 1% कंपनी मतलब ओनली 1 शेयर होल्डर, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है, वही मैनेजमेंट देख रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी कंपनी में मैक्सिमम नंबर कैन नॉट एक्सीड 200 provided there are again 3 restrictions। मैम प्राइवेट कंपनी में ये भी रहता है ना कि वो लोग इनवाइट नहीं कर सकता पब्लिक हाँ, को आ रहा है, prohibits any invitation public to subscribe any security, they cannot issue prospectus, ठीक है, they cannot invite public to purchase its shares, and they cannot even list it in any stock exchange, okay ना। तो there are 3 restrictions। Number 1, शेयर का नंबर नहीं बढ़ सकता। Number 2, maximum number cannot exceed 200, and number 3, it cannot invite public to purchase its share, to subscribe its securities। और लेकिन इस पे कुछ exception था यहाँ पर, provided मतलब this says about some exception। 200 से ज्यादा नहीं हो सकता मेंबर्स, मैक्सिमम 200 है, बट इट हैज 3 एक्सेप्शन, 1 2 या 3 कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ता है। 2 or more persons hold 1 share jointly, then they shall be treated as 1 member। Mr. A plus Mr. B plus Mr. C तीनों मिलकर के एक शेयर खरीद रहा है,
ओनली वन शेयर परचेज बाय ए बी सी। तो इनको 3 नहीं गिनेंगे, इनको कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे। ये 200 नंबर को कंप्लीट करने के लिए दे विल नॉट बी, हेड्स विल नॉट बी काउंटेड, heads will, they are known as joint owner and they will be counted as 1. समझ में आया? Okay, next is employee shareholders will not be counted and past employee shareholders will also not be counted. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, किस किस को हम लोग शेयर होल्डर नहीं मानते नंबर्स काउंट करने के लिए। तो बोलता है पहला ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, joint shareholders are treated as 1. ठीक है। नंबर 2, we exclude छोड़ देंगे किनको? एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स। सपोज एक कंपनी है और उसके 500 एम्प्लॉइज हैं और हर एम्प्लॉय को वो 10-10 शेयर्स दिया हुआ है। Company has issued its shares to its employees. तो ये 500 का नंबर काउंट नहीं किया जाएगा प्राइवेट कंपनी के नंबर्स काउंट, 200 नंबर काउंट करने में इस 500 को इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड नंबर 3, सपोज इसी 500 एम्प्लॉइज में 100 एम्प्लॉइज लेफ्ट, चले गए, हमारा बिजनेस, हमारा फर्म, हमारी कंपनी को छोड़ के कहीं और काम करने चले गए, बट स्टिल शेयर होल्डर्स, बट दे आर स्टिल शेयर होल्डर्स, शेयर नहीं छोड़ा, तो उनको भी काउंट नहीं किया जाएगा। हम लोग सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हैविंग 700 शेयर होल्डर्स। प्राइवेट कंपनी 700 शेयर होल्डर, इसका डिटेल देता है कि इसमें से आउट ऑफ दिस 400 एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स हैं, 50 आर या से 80 आर पास्ट एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स हैं, एंड उसको और थोड़ा कम करते हैं, 80 की जगह इसको भी टेक इट से 90 कितना लेना, 98 पास्ट एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स हैं, and 3 persons A, B, C are joint shareholders. तो अब नंबर देखो, हम 700 में इस 400 को हटा देंगे, इस 98 को भी घटा देंगे, और इस 700 में ये 3 ऐड होगा, इसमें ये 3 ऐड होगा, होना चाहिए था मात्र 1, तो 2 को भी घटा देंगे। Got it? अब नंबर देखेंगे, वी आर गेटिंग 200। हाँ, इसने इस प्रोविजन को वायोलेट नहीं किया, ये कर सकता है ऐसा। गॉट इट और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। इट पुट्स इट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन थ्री रिस्ट्रिक्शन। शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, अदर देन 1 पर्सन कंपनी, इनका नंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 200 को काउंट करने में 3 बातों का ध्यान रखना है। जॉइंट होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सिंगल वन, वी डोंट क्या बोलना चाहिए, वी डोंट कैलकुलेट और वी डोंट काउंट पास्ट एम्प्लॉइज एंड पास्ट एम्प्लॉइज, we don't count present employees and we don't count past employees. Okay, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। And third restriction was they cannot invite public to invest in this company or to subscribe for any securities. Now next is public company. What is a public company? तो definition इतना बढ़िया है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। A company which is not a private company is a public company provided एक और चीज है, company which is a subsidiary of a company not a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act. A company which is a listed public company, if it gets unlisted, continues to be a public company. ये तो condition दे रहा है। मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर ऑफ नो मिनिमम पेड अप कैपिटल,
द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख का पब्लिक प्राइवेट के लिए था और 5 लाख का पब्लिक के लिए था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। There is no minimum paid up capital requirement will apply for incorporating private as well as public company. ये पहले ये रिक्वायरमेंट था 1956 वाले कंपनीज एक्ट में कि 1 लाख कम से कम ऑथराइज कैपिटल होना चाहिए प्राइवेट कंपनी का और 5 लाख पब्लिक कंपनी का, लेकिन अब ये हटा लिया गया है। तो पब्लिक कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट बचा? सिंपल सा 2 रिक्वायरमेंट बचा है। वी कम टू इट। पब्लिक कंपनी which one is not a private company? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। बड़ा सुंदर डेफिनेशन है। और एक बोल रहा है सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी। सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी is always a subsidiary. Subsidiary company मतलब समझ में आ रहा भी आएगा, वो भी आएगा। Subsidiary मतलब like parent and child, same relationship, holding company and subsidiary. Subsidiary company एक छोटी कंपनी है जो बड़ी कंपनी के अंडर वर्क कर रही है, या इसका मेजर शेयर होल्डर, majority of shareholder is held by this company. More than 50% of the share is being kept by A Limited का share, A Limited होल्डिंग कंपनी है और B Limited सब्सिडियरी कंपनी है। इसका मतलब B Limited के डिसीजन A Limited लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल उसका है, वो पेरेंट है, ये चाइल्ड है। तो कहता है सपोज करते हैं वी हैव बी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, 100% प्राइवेट कंपनी है। बट जैसे ही ये सब्सिडियरी बन जाएगी एक पब्लिक कंपनी का, A Limited इज अ पब्लिक कंपनी and B Private Limited is its subsidiary company. Just the moment any company becomes a subsidiary of a public company, इस कंपनी से ये P नाम हट जाएगा, इसका पब्लिक कंपनी का दर्जा मिल जाएगा। Means any subsidiary of a public company is a subsidiary, is a public company. That is why I have written here. Any subsidiary company of a public company is always a public company. Got it? तो यही 2 क्राइटेरिया है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, लेकिन पब्लिक कंपनी का हर सब्सिडियरी कंपनी is for the purpose of this act it will be deemed to be, deemed मतलब ऐसा माना जाएगा, deemed to be a public company. Got it ना? ठीक है। Next is one person company. Very new concept has been introduced under Companies Act 13. क्या एक सिंगल पर्सन कंपनी नहीं चला सकता? क्या एक से ज्यादा होना जरूरी? अभी तक था 2013 के पहले तक, बट न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस, ओनली वन पर्सन कैन बी अ मेंबर, वो कंपनी बना करके रन कर सकता है। स्मॉल कंपनी एक और नया कॉन्सेप्ट 2013 में ही आया है। दिस इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी, बहुत ध्यान से सुनना, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो छोटी सी प्राइवेट कंपनी बनी है, छोटी किस साइज में? तो छोटी पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल अगर उसका 50 लाख रुपए से कम है या अप टू 50 लाख, डज नॉट एक्सीड लिखा है। किसी भी कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी का पेड अप अगर 1 लाख भी होगा तो वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का पेड अप अगर 1 लाख है अप टू 50 लाख है तो उसे स्मॉल कंपनी कहा गया। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आज तक हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम 10 करोड़ बोल रहा है, 50 लाख टू 10 करोड़, लेकिन अभी भी वो 50 लाख ही है, 10 करोड़ तक उसको प्रिस्क्राइब किया ही नहीं गया। बोला कि बाद में बताएंगे, गवर्नमेंट बोला हम बाद में बताएंगे आपको, और आज तक नहीं बताया है। सो हम लोग के लिए 50 लाख ही है पेड अप कैपिटल। स्मॉल कंपनी वह है, नंबर 1 प्राइवेट कंपनी है, नंबर 2 जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है।
does not exceed 50 lakhs. Okay ना? And the word is and, और नहीं है बेटा, and है. और मतलब या तो ये या तो ये, and मतलब दोनों. Share capital, sorry, turnover. Turnover, last profit and loss account. Turnover means what? Turnover means sell. Turnover का मतलब ही होता है sell. Last turnover does not exceed 2 crore, 2 crore से कम. और such higher amount which will be prescribed, अभी तक prescribe में हुआ ही नहीं. ठीक है, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन समझ में आ गया. बट दिस एक्ट, दिस नथिंग अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी पर ये अप्लाई नहीं होता. सेक्शन 8 कंपनीज पर ये अप्लाई नहीं होता. और अदर एनी स्पेशल एक्ट, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कंपनीज एक्ट से गाइडेड नहीं है, जैसे बैंकिंग कंपनीज, उसका अलग एक्ट है. जैसे हम लोग द कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है. इंश्योरेंस कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उनके लिए दे आर नोन एज कंपनी, ठीक है, बट दे आर नॉट गाइडेड बाय कंपनीज एक्ट. बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, हम लोग कंपनी जरूर बोलते हैं, बट दे आर नॉट गाइडेड, नॉट गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट. उनके लिए अलग एक्ट है. ठीक है, तो स्पेशल एक्ट से गवर्न कर रहा है, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता. ठीक है, आगे बढ़े. ये तीनों भी हम लोग को जानना है कि इन पर ये स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया लागू नहीं होता. एंड द नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी. तो हमारे जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, इन सब में अ कंपनी विच हैव सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिनका शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया हुआ. प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड. तो ये लिस्टेड कंपनी है, इट मींस दे आर पब्लिक कंपनीज. ओके, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उनको अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है. अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है. एक और कॉन्सेप्ट बेटा, अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी जिसमें लाइबिलिटी डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ओनली इन बुकिश फॉर्म, सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल या बोला जाए कि इसका अस्तित्व नहीं होता है. इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जब डायरेक्टर्स डिफॉल्टर्स होते हैं, इलीगल वर्क करते हैं और उनके डिफॉल्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो पेनल्टी के रूप में कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का दर्जा अनलिमिटेड कर दिया जाता है. तो आप आगे जाकर जब कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे तब, तो अनलिमिटेड कंपनी, हमें बस यही जानना है जो अपने मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं रखता, उसे अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं. बट प्रैक्टिकली ये कंपनी जनरली नहीं मिलता है. नेक्स्ट इज हमारे पास फिर दो प्रकार की कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटीज. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे अभी हम लोगों ने कहा, कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय अमाउंट. देखो, अनपेड ऑफ द शेयर, अनपेड कॉल्स. 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए दे दिया तो 3 रुपए ही देना होगा. अनपेड अमाउंट ही लिमिटेड लायबिलिटी है, तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. समटाइम्स कंपनी में बी लिमिटेड बाय गारंटी ऑल्सो. जो शेयर होल्डर है, दे आर द गारंटर्स, कि अगर कंपनी डूबेगी, अगर कंपनी वाइंड अप होगी, तो हम 2 लाख रुपए तक कंपनी को देंगे. इस तरीके की गारंटी अगर मिलती है, दे रेस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वुंड अप. वुंड अप मतलब जो कंपनी वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, और तब हम इतना रुपए देंगे. ए बोलता है, बी बोलता है, दे आर डिफरेंट शेयर होल्डर्स, दे आर टेकिंग, गिविंग द गारंटी टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस, आई विल कंट्रीब्यूट दैट मच. तो उस वैसी कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी बोला जाता है. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी कौन है? जिसकी एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी है. इन रिलेशन टू वन मींस अ कंपनी टू विच कंपनीज आर, मतलब वही हो गया ना, पेरेंट कौन है? जिनका चाइल्ड है, और चाइल्ड कौन है? जिनके पेरेंट है. तो वही रिलेशनशिप है. होल्डिंग कौन है? जिनके अंडर सब्सिडियरी है. सब्सिडियरी कौन है? तो जिनका ऊपर कोई होल्डिंग है. ए लिमिटेड का अगर सब्सिडियरी है बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड का होल्डिंग होगा ए लिमिटेड. यही रिलेशनशिप है. तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन, कैसे सब्सिडियरी कंपनी बनता है. तो एक ही चीज है बेटा, इफ वन कंपनी
company A is in a position to control company B, to take the decision on behalf of company B. कंपनी ए ऐसे पोजीशन में है वो कि कंपनी बी में कौन कौन डायरेक्टर्स होंगे, कौन डिसाइड करता है, ए डिसाइड करता है। बी के लिए सारा डिसीजंस, कौन सा एसेट खरीदना है, शेयर इशू करना है नहीं करना है, किस डायरेक्टर को रिटायर करना है, किसे एडमिट करना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, कंपनी ए डिसाइड कर रहा है। मींस ए इज इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सी। नंबर 1, A is in a position to control the composition of board of composition मतलब numbers, कौन कौन रहेगा। सपोज एक्स वाई जेड है और ए बोलता है जेड रिटायर हो जाए उसकी जगह पी आ जाए, मीन्स ए का इतना पावर है। ए इज इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब है ए होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड का, या बी सब्सिडियरी है ए लिमिटेड का। नंबर 2, या फिर 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है। फिर से वही हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बी का बैलेंस शीट है यहाँ पर, या कॉपी में आते हैं। अब देखो हम दोनों का बैलेंस शीट बनाएंगे, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बी ए लिमिटेड एंड दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का बैलेंस शीट है, सपोज इसका टोटल 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच है, तो यहाँ 5 लाख रुपए दिख रहा है। और ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में यहाँ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड है, एसेट साइड में वो शेयर खरीदा हुआ है, कितना 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अभी ये होल्डिंग नहीं है, हाफ से ज्यादा ए और इन्वेस्ट करता है इसमें, और सपोज करते हैं 32,000 शेयर और खरीद लेता है, 32,000 शेयर और खरीद लिया, हाफ को क्रॉस कर गया, एक शेयर भी हाफ को क्रॉस करेगा। नाउ ए इज इन अ पोजीशन टू टेक कंट्रोल ओवर द डिसीजंस ऑफ बी लिमिटेड। ए हर प्रकार का डिसीजन बी के लिए ले सकता है। सो ए इज अ होल्डिंग कंपनी और बी इज अ सब्सिडियरी कंपनी। गॉट इट? दो कंडीशन हो गया होल्डिंग सब्सिडियरी का। पहला, कुछ ऐसा है कि ए के डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को बी के डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को ए डिसाइड कर रहा है, और दूसरा मोर देन 51% बोलना चाहिए, 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, या तो अकेले रखा है या टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। अब देखिए एक और एग्जांपल में थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसमें। वी हैव दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, A, B and C. C is subsidiary of A. A इसका 20,000 शेयर लिया हुआ है, 20,000 शेयर्स। C इसका 32,000 शेयर लिया हुआ है। Who is C? C is holding, C is subsidiary of A, तो दोनों मिल करके इसका more than 50%, इसका टोटल शेयर था 50,000। टोटल शेयर हमने कितना लिखा है? ओके, आई एम वेरी सॉरी, 50,000 है ना, यहाँ 32,000 नहीं होना चाहिए, 25,000 आधा होता है, तो आई एम टेकिंग से 6,000 शेयर। सो टोटल इज कमिंग 26,000 शेयर। 52,000 कैसे हो सकता है जब टोटल ही 50,000 है? तो टोटल ही 50,000 शेयर है तो टोटल उसको एक्सीड कभी नहीं कर पाएगा। कंफ्यूजन हो गया। फिर से हम एग्जांपल ले रहे हैं, बी का टोटल शेयर, टोटल दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बी, टोटल शेयर ही 50,000 है। ए लिमिटेड इसका 20,000 शेयर होल्ड कर रहा है। सी लिमिटेड इसका 5 से 6,000 शेयर होल्ड कर रहा है। एंड हु इज सी लिमिटेड? सी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, मींस दोनों मिलके इसका मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रहा है, तो वी कैन से बी लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। गॉट इट? ओके, is this clear? Tell me. Yes, ma'am. Okay, so coming ahead, this is all about, I think सारी कंपनीज खत्म हो गई। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है, अभी हम लोगों ने कहा। क्यों? क्योंकि स्प्लिट ऑफ है ना, ओनर
ओनर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और मैनेजमेंट थोड़े लोगों के हाथ में है, तो दे हैव टू कीप देयर बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं या पेपर में भी, हार्ड कॉपी में भी रख सकते हैं। कहाँ रखेंगे? इन ऑर्डर टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, सही और साफ सुथरा दृश्य दिखाने के लिए, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दे हैव टू कीप एट, देखो बोथ कहाँ रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में और इसके ब्रांचेस में भी। शैल बी केप्ट ऑन अक्रूवल, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी कैन नेवर फॉलो कैश बेसिस, दे हैव टू फॉलो accrual basis of accounting, डबल एंट्री सिस्टम, ये इनके एक्ट में लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें इसमें खुल करके आई हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एवरी कंपनी, हर कंपनी को बनाना होगा, रखना होगा एट इट्स, कहाँ रखेगा? एक नंबर क्वेश्चन बहुत आता था सीपीटी में, कहाँ रखेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में हर साल के लिए, which gives a true and fair view of state of affairs of the company, including of its branches, if any, and it shall be kept on accrual basis and double entry system. किसमें रख सकते हैं? हार्ड कॉपी जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड परमिट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? तो इससे 5 चीजें आएंगी। नंबर 1 पीएल आएगा, फिर बैलेंस शीट, नहीं फर्स्ट इज बैलेंस शीट, यस नॉट द पीएल। इनका शेड्यूल है, तो शेड्यूल में फर्स्ट पार्ट 1 इज फॉर बैलेंस शीट, पार्ट 2 इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड इज कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी मींस कैपिटल। अगर कैपिटल पिछले बार 5 लाख था और इस बार 5 लाख रह गया, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने का जरूरत नहीं है। बट इट वाज 5 लाख, नाउ इट हैज चेंज टू 8 लाख, तो कैसे बदला? 8 लाख में कैसे? आपने और नया शेयर इशू किया या डिबेंचर को कन्वर्ट किया शेयर में, कन्वर्टेबल डिबेंचर था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाया जाता है। एंड नंबर 5 इज नोट्स देयर टू, एक्सप्लेनेटरी नोट्स इज टू बी एनेक्स्ड। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती हैं एक कंपनी के। रिक्विजिट, देखो इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एनी अदर क्लास के लिए स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल है। मतलब अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, ये इन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अदर कंपनीज में देखो बैलेंस शीट वो बनाएगा। शेड्यूल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आप याद रखना। शेड्यूल 3 का 2 पार्ट है। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया हुआ, स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट। अब ट्रेडिंग पीएल अभी तक बनाते थे ना, सैलरी को नीचे लिख दिया, रेंट को ऊपर लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। बट यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर्मेट हैज बीन prescribed by Companies Act and we have to strictly follow that format. We cannot change. ये अच्छी बात है, फाउंडेशन लेवल पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, इसका फाइनल अकाउंट बनाना नहीं है कंपनी का। जैसे पार्टनरशिप में भी हमने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, सब चीज पढ़ा, लेकिन उसका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाया, आगे जाके बनाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ कंपनी ऑल्सो, इसका भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग वर्ड ही नहीं है, इनफैक्ट कंपनीज में ट्रेडिंग वर्ड है ही नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बनता नहीं है, लेकिन उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट में आ जाता है। वी डोंट कॉल इट सेपरेटली कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नो, दिस इज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वी आर नॉट यूजिंग द नोमेनक्लेचर। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 1 is for balance sheet and part 2 is for profit and loss account. अब देखिए शेड्यूल 3 गिवन, यस हम लोग को दिया हुआ है ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्म, इसी फॉर्म में बनाना है, यस। सबसे पहले तो टी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, टी फॉर्म नहीं बनाना है। दिस इज इन स्टेटमेंट फॉर्म, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट्स। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है हमें, फिगर्स फॉर द करेंट ईयर से 2021-22 है। इफ द करेंट ईयर, तो पिछले साल का भी फिगर दिखाना है, 2021 का, प्रीवियस ईयर।
ताकि कोई कंपैरिजन कर सके। सपोज यहाँ 5 लाख शेयर कैपिटल है एंड इफ दिस इज 8 लाख, तो किसी भी यूजर जो इस बैलेंस शीट को देख रहा है उसको पता चल सके कि दैट हैज बीन शिफ्टेड, बढ़ गया है, शेयर कैपिटल बढ़ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चेंज है, मींस एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया जाता है। गॉट इट? अब ये Yes. फॉर्मेट है। सबसे पहले बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी ये पूरा रन करेगा और उसके बाद उसके नीचे है एसेट्स। 4 points for equity and liability and after that I think 2 points for assets। तो इसको एक एक पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। नंबर 1 ब्रॉड कैटेगरी है, 4 ब्रॉड कैटेगरी। नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में फिर 3 है। नंबर 1 इज शेयर कैपिटल या नोट्स भी रहता है, सपोज या नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल यहाँ सीधा लिख देंगे 5 लाख और इसका डिटेल कहाँ जाएंगे तो शेयर कैपिटल के नोट्स में। रिजर्व एंड सरप्लस सपोज नोट 2, इसका डिटेल्स नोट 2 में मिलेगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नोट 3 में। शेयर एप्लीकेशन मनी आ चुका है 31 मार्च के पहले, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। अलॉटमेंट हो जाता तो वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ तो इसको पेंडिंग अलॉटमेंट यहाँ दिखाएगा। आफ्टर दैट नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट और करंट दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। नॉन करंट जो मोर देन 1 ईयर के लिए है लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी 3 और 4 की बात हम कर रहे हैं। नॉन करंट मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, deferred tax liability, other long term liability and long term provisions। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहाँ लॉन्ग टर्म है तो यहाँ शॉर्ट टर्म है। क्रेडिटर्स मींस ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म। सारी की चीजें से बी नंबर चेंज हुआ है। यहाँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो उसकी जगह ट्रेड पेबल्स है, वहां सब लॉन्ग रन है, लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। एसेट में फिर 2 क्वालिफिकेशन है, 2 पार्टीशन है। नॉन करंट एसेट मींस फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट जो आप जान ही रहे हो। नॉन करंट एसेट्स लाइक property, plant equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development, अभी पूरा बना नहीं है, बन रहा है। कैपिटल WIP समझ में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आता है। बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बन चुका अगर तो वो नंबर 1 में, लेकिन बिल्डिंग अभी काम जारी है, 5 साल लगेगा, अभी तीसरा ही साल है, बैलेंस शीट में तो दिखेगा ही, तो फर्स्ट हेड में नहीं दिखेगा, वो थर्ड हेड में दिखेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस आप बोलोगे ये तो रॉ मटेरियल में आता है, WIP हम लोग लेते हैं तो ठीक है वहां भी आता है, बट यहाँ पर कैपिटल वर्ड लिखा जाए, एसेट इज बीइंग बिल्ड अप, आप एसेट बना रहे हो, फिक्स्ड एसेट इज बीइंग बिल्ड अप विच इज टेकिंग मोर देन अ ईयर, आधा अधूरा बना है, अभी और काम बाकी है, तो वो कैपिटल WIP। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल से ज्यादा के लिए। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये दोनों होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी था, है ना, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट। ये सब याद कर लेना बेटा, अभी पूछोगे क्या है तो उसके लिए मुझे इनकम टैक्स समझाना पड़ जाएगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये सारे आइटम्स को हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे या समझ लेंगे, बनाना है नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। फिर करंट एसेट में 6 क्वालिटी, 6 बाइफर्केशन, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, करंट एसेट, अदर करंट एसेट। ठीक है, सम आइटम्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बिलो। ओके, अभी हम यहीं पर क्लास को छोड़ेंगे और व्हाट इज योर होमवर्क कि इस पॉइंट्स को आप एक बार देख के आएंगे। यू विल गो थ्रू कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ अभी बैलेंस शीट हमने टच किया है, एक बार आप देख लेना। फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में PL का फॉर्मेट को थोड़ा समझ लेंगे, देख लेंगे, समझना नहीं है, याद भी नहीं करना, नॉट इन आवर सिलेबस, बनाना नहीं है, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेंगे। और हम किसी कंपनी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको उस दिन दिखाएंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। We draft every year financial statement of so many companies,
तो जो मेरे पास कंपनी है उसमें से किसी एक कंपनी का हम आपको एक्चुअल में सिर्फ फॉर्मेट दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखता है। ओके ना? ओके मैम। तो यहाँ तक चैप्टर 1 इज ओवर एंड दिस इज कंप्लीट, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, एवरी पब्लिक इज अ लिस्टेड, क्या होना चाहिए बताइए तो? आई थिंक यस, हर पब्लिक कंपनी को लिस्टेड होना, नहीं अनलिस्टेड भी हो सकता है, बट लिस्टिंग सिर्फ पब्लिक कंपनी का होता है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड, लिस्टिंग सिर्फ पब्लिक कंपनी का होता है। तो आई थिंक दिस शुड बी फॉल्स की कैटेगरी में रखना चाहिए। क्या लिया है देखो तो, फॉल्स। ठीक है, क्या लिखा है? एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी बट एवरी पब्लिक कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। समझ में आ गया? जो लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन हर लिस्टेड कंपनी, हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं हो, वो अनलिस्टेड भी हो सकता है। गॉट इट ना? तो इस तरीके के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मींस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही है, सो यू विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास विल बी अ प्रैक्टिकल सेशन, यूनिट 2 में हम लोग शिफ्ट होंगे। ओके और 100% वो ऑफलाइन क्लास रहेगा। ठीक है, राइट? ओवर करें क्लास को? यस मैम। चलिए, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।